तो कुछ और नए क्वेश्चन है डीसी पांडे के, जिनके थ्रू हम कुछ नई बातें सीखेंगे और कुछ जो पुरानी पहले से बातें जानते हैं उनको पक्का करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये वो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारा ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसमें बताना है कि हर ब्रांच में से कितना करंट जाएगा, मतलब हर ऑप्शन में जो दिए हुए थे हर ब्रांच का करंट निकालना ही पड़ेगा। तो अगर थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे, एक तो तरीका वही है जो सिंपल आप जानते हो, किरचॉफ लॉ लगा लो, उससे आंसर आ जाएगा। पर किरचॉफ लॉ नहीं लगाना है हमको यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक सीखने, वो तो है ही, जो लॉन्ग मेथड है वो तो रहेंगे ही। हम यहाँ पे ट्रिक सीख रहे हैं किस तरह जल्दी आंसर किया जा सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इन सबको देखो तो ये सिमेट्रिकल हैं। अगर इसको यहाँ पे बनाने की बजाय यहाँ बना दो एक ही बात है, इसको यहाँ बनाने की बजाय यहाँ बना दो एक ही बात है। तो कुल मिला के जो ये तीन ब्रांच शो की गई हैं तीनों एक जैसी हैं, तीनों में सेम हमारा ईएमएफ, सेम हमारी रेजिस्टेंस। तो जब तीनों एक जैसे ही हैं तो इस केस में क्या रहेगा कि तीनों में से जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो सेम बनता है, यानी कोई इसमें डोमिनेट नहीं कर रहा, कोई कमज़ोर नहीं पड़ रहा, सारे एक जैसे हैं। सभी के पास अपनी अपनी बैटरी है, सभी के पास अपनी अपनी एनर्जी है, तो सारे इक्वल लेवल पे हो गए। तो कोई ऐसा नहीं है जो डोमिनेट कर रहा हो, इसीलिए इसमें कोई अपनी एनर्जी चला नहीं पाएगा, यानी कोई करंट चला नहीं पाएगा कि तीनों बैटरी एक जैसी हैं। तो इसमें कोई बैटरी डोमिनेट नहीं कर रही है, इसलिए ओवरऑल करंट कितना रहेगा, जीरो। तो डायरेक्ट जीरो आएगा, आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ सोल्व कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो इस ब्रांच में I1 करंट मान लेते हैं, फिर आपको किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ चलते हुए किरचॉफ लॉ लगाओगे और इसमें I2 मान लो, किरचॉफ लॉ यूज़ करते हुए आप पूरे लूप में, दोनों लूप में लगा करके उससे भी सोल्व करोगे तो भी आंसर जीरो आ जाएगा। वो तो मेथड था ही, ठीक, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है तो वो यहाँ पे ज़्यादा मतलब कंपटीशन के लिए ज़्यादा सही नहीं है। तो देखो अब एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे एक वोल्टेज लगा हुआ है, मतलब बैटरी लगी हुई है, उसका एक स्विच अटैच्ड है, एक कैपेसिटर है C और उसके बाद एक रेजिस्टर लगी हुई है R। ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टर R ही है, लेकिन जो कैपेसिटर है वो 2C का है। और ये कहा गया है कि इसमें ब्रांच वाले करंट को हम I1 कह रहे हैं, इसको I2 कह रहे हैं। तो रेशो क्या आएगा, रेशो क्या आएगा, और वो किसी फाइनाइट टाइम पे उन्होंने पूछा, फाइनाइट टाइम पे। देखो अगर वो पूछते इनफाइनाइट टाइम पे फिर आंसर सीधा था कांस्टेंट, क्योंकि ना ब्रांच में ऊपर वाली में करंट है ना नीचे वाली में करंट है, जीरो हो जाता। ठीक, दोनों करंट क्या आते हैं, जीरो इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो स्टार्टिंग टाइम पे पूछते तो भी कांस्टेंट आता, तो वन आता। अगर उस शुरुआत की बात करते तो वन आता, क्यों, क्योंकि देखो शुरुआत में ये तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ये दोनों पैरेलल में अटैच है, तो इसका वोल्टेज भी V हो जाता, इसका वोल्टेज भी V हो जाता, इसका करंट भी V/R, इसका करंट भी V/R, ये दोनों काम ही ना करते। तो ये शुरू की बात है, जैसे ही सोर्स स्विच ऑन किया तो T=0 पे पूछते तो रेशो 1 आता। बात की T=फाइनाइट टाइम पे, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, तो अगर थोड़ी देर के बाद की बात हो तो हमको एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा, जो इक्वेशन हम जानते हैं। और हम ये इक्वेशन याद की थी ये कि I=I0 e⁻t/2 होता है करंट, जब किसी कैपेसिटर को हम अटैच करते हैं किसी रजिस्टर के साथ में, तो ये करंट होता है। इसमें याद रखना कि ये चीज़ डीसी के लिए है, ये एसी के लिए नहीं है। एसी के लिए भी दूसरा आता हूँ, उसको बाद में देखेंगे। तो ये मैंने रेशियो निकाली, पहले I1/I2 अगर आप करोगे, और अभी भी बात की थी हमने कि I0 क्या होता है, पीक करंट। पीक करंट वो करंट है इसमें जो शुरुआत में था वो दोनों में सेम था, तो वो तो कट गया I0 से I0, बचा क्या, E=t/τ1। τ1 पहला टाइम कॉन्स्टेंट और τ2 दूसरा टाइम कॉन्स्टेंट, क्योंकि टो ही बस डिफरेंट है, क्योंकि इसका टाइम कॉन्स्टेंट 2RC है और इसका टाइम कॉन्स्टेंट RC है। ठीक है, खाली RC इसका 2RC, यानी कि ऊपर वाले का टाइम कांस्टेंट बड़ा है और नीचे वाले का टाइम कांस्टेंट छोटा है, और इनका रेशियो हमको पता करना है। तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ ग्राफ के बारे में। आपको ग्राफ कहा था कि जैसे मैंने चलिए यहाँ बनाता हूँ, इस ग्राफ में आपको बताया था किस रेट पे वो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, कितना देर में करंट डिक्रीज करता है, ओरिजिनल का 37% रह जाता है। तो मान लेते हैं 37% हो गया ओरिजिनल का, ठीक है, 37 टाइम्स I0, 0.37 टाइम्स I0, और ये था I0 क्योंकि दोनों का सेम था। तो पहले वाले को जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा 37 होने में, तो वो कर्व धीरे धीरे आएगी, वो कर्व यहाँ पे आएगी, ये बना 2 टाइम्स या τ1 कह लो, क्योंकि वो डबल है नीचे वाले का। और जो दूसरे वाली कर्व है वो तेज़ी से गिरेगी, वो जल्दी से गिर जाएगी, क्योंकि उसको उसके आधे टाइम में ही, क्योंकि उसका टाइम कांस्टेंट हाफ है, वो इसके एग्जैक्टली हाफ टाइम में, थोड़ा जल्दी और भी जल्दी आएगा, मतलब उसके एग्जैक्टली हाफ टाइम में ही ये τ2 है, मतलब इसके वाला τ2, इसके वाला टाइम कांस्टेंट, तो वो उसके आधे टाइम में ही पीक का 37% रह जाएगा। यानी जितना छोटा होता है टाइम कांस्टेंट उतना तेज़ी से करंट घटता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है ना ग्राफ, तो कि I0 कितना क्या होता है, टो का मतलब क्या होता है, तो ये वो उस वाले ग्राफ से है। तो ये सब चीज़ें ओरली हो सकती हैं, तो वो क्या होता है, अब जो मैं बोलूँगा इससे ज़्यादा ओरली आप समझ पाओगे कि टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है कि करंट कितना तेज घटेगा,
और चार्ज कितना धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उसके बारे में बात होती है। टाइम कांस्टेंट कितना तेज करंट घटेगा और चार्ज कितना धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर टाइम कांस्टेंट कम होगा तो चार्ज को स्टोर होने में कैपेसिटर पे ज़्यादा वक्त लगेगा और करंट बड़ी तेज़ी से घट जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट कम अगर रहा तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा भी टाइम कांस्टेंट क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी इसका घट रहा है नीचे वाले का। तो यहाँ पे रेशियो किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लो तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये चीज़ तो बड़ी है और वो चीज़ क्या है, छोटी है। तो वो टाइम कांस्टेंट, इसका करंट जो हो रहा है धीरे धीरे घट रहा है, ये तेज़ी से घट रहा है। यानी डिनोमिनेटर जल्दी जल्दी डिक्रीज कर रहा है और न्यूमरेटर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो डिनोमिनेटर तेज़ी से डिक्रीज कर गया, न्यूमरेटर उतना तेज डिक्रीज नहीं किया। तो इसका मतलब ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना। डिनोमिनेटर जल्दी से घट गया है लेकिन न्यूमरेटर उतना तेजी से डिक्रीज नहीं किया है, तो इसका मतलब ओवरऑल फ्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी। तो आंसर सीधा आ जाएगा कि वो इंक्रीज करेगा विद टाइम। ठीक है, तो ये था पहले वाले का। बाकी आप इसको अगर और सोल्व करना हो, फर्दर सोल्व करना हो, तो ई से डिवाइड करके आई काट पीट के उससे भी निकाल सकते हो और मैथमेटिक्स में डिटेल में जा करके, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमको जल्दी करना होता है। अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर हैं तो आप काम चल जाएगा। ठीक, तो एक और क्वेश्चन है, देखो। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो हमारे साथ मजाक हुआ क्योंकि बहुत सीधी चीज़ है, उन्होंने पूछ लिया है। क्योंकि एडवांस की बुक में क्या है कि पूछ लिया तो क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा, पहले बता रखा, हमको बताना है इसके और इसके बीच का रेजिस्टर कितना, इक्वल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, क्योंकि ये दोनों एक अर्थ किए गए हैं। तो आपको मैंने पहले बता रखा है, इस चीज़ को आप एक तार से जोड़ सकते हो। मतलब ये सर्किट हमारा यूँ नज़र आएगा। और अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में बात करोगे तो यहाँ पे एक बैटरी मान लो, इमेजिन कर लो कोई बैटरी लगी हुई है, तो आपको साफ दिख जाएगा कि ये और इन दोनों का सम हमारा ये सब पैरेलल में है। आर और आर का एक सीरीज बन जाएगा, कितना बनेगा, 2R। तो आर और 2R ये दोनों किस में हो गए, तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आर और 2R पैरेलल में हो गए। अब इनको सोल्व कर दो, तो आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 2R/5। उम्मीद है वो तो आप सोल्व कर लोगे। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, थोड़ा ईजी क्वेश्चन था, बस यही बात आपको पहचाननी थी कि ये चीज़ें यहाँ पे जोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये आपको उलझा सकता है, इसमें आप टाइम ज़्यादा लगा सकते हो अगर आप गलत रास्ते पर चले गए तो। अगर सही रास्ते पर फिर आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या था कि एक हमारे पास कैपेसिटर था और एक उसके साथ में रजिस्टर लगा हुआ था। उस रजिस्टर में से कितना चार्ज चल के जाएगा। और देखो कहानी क्या दी हुई है, उन्होंने हमको बैटरी के बारे में नहीं बताया, उन्होंने हमको सिर्फ ये बताया रजिस्टर की वैल्यू R है और जो मैक्सिमम करंट उसमें से था वो I0 हो सकता है। यानी मैक्सिमम करंट I0 है और मैक्सिमम जो उसकी रजिस्टर कितनी है वो R दी हुई है। यानी कि E के बारे में बात नहीं हुई, EMF के बारे में बात नहीं, वोल्टेज के बारे में बात नहीं की। तो हम आंसर वोल्टेज टर्म में नहीं छोड़ सकते, हमें सोल्व करना पड़ेगा उसको R और I की टर्म में, वो बात। अब जो दूसरी बात ये कि चार्ज पता करना है कितना पास करके गया रजिस्टर में से। एक तो बात याद रख लो कि डिस्चार्जिंग की इक्वेशन ये होती है, चार्जिंग की Q- इसमें 1 माइनस आ जाता है, डिस्चार्जिंग की ये होती है। किस दिन वक्त लगेगा तो मैं आपको वो भी प्रूफ कर दूंगा कि डिस्चार्जिंग करते कैसे हैं। डिस्चार्जिंग तो हमने प्रूफ कर रखा है, उसकी तो वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसमें रखी है तो वो देख लेना, इसमें ऊपर होगी। तो वो वीडियो, तो उसमें सेम इसी तरीके से डिस्चार्जिंग भी होती है। तो डिस्चार्जिंग वाला केस में इक्वेशन बनती है ये वाली, Q = Q0 e⁻ T/2। यानी ये चार्ज बताता है जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो। यानी सर्किट डायग्राम अगर हमारा इस तरीके का हो कि कैपेसिटर को आप चार्ज करके अटैच कर दो किसी रजिस्टर के अक्रॉस, यानी इसमें कोई बैटरी नहीं है, कैपेसिटर को एक बार फुली चार्ज किया गया है और इसके साथ लगा दिया गया है। तो देखो I0 क्या होता है, इसमें बात करता हूँ कि I0 असल में होता क्या है, यानी पीक करंट क्या होता है, इसको वो कह रहे हैं। तो आपको बताया था मैंने कि कैपेसिटर में और बैटरी में एक ही अंतर होता है कि बैटरी की अपनी वोल्टेज कॉन्स्टेंट मेंटेन करती है, कैपेसिटर नहीं कर पाता है। बताई थी ना शुरू में बात की, कैपेसिटर भी वोल्टेज एनर्जी देता है और हमारी जो बैटरी है वो भी देती है, लेकिन बैटरी कांस्टेंट मेंटेन करती है, कैपेसिटर नहीं मेंटेन कर पाता है। लेकिन शुरुआत में तो कौन उसकी वैल्यू कुछ होगी, तो शुरुआत में तो इसकी वैल्यू क्या होगी, V0 होगी। मतलब एक घटती हुई वोल्टेज की बैटरी है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो इनिशियल चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कब आएगा, जब ये सबसे ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करेगा। सबसे ज़्यादा वोल्टेज ये कब सप्लाई करेगा, शुरुआत में अटैच करते ही, क्योंकि तब तो इसकी पीक वैल्यू होगी, मैक्सिमम चार्ज होगा इसके ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे चार्ज घट जाएगा, इसका चार्ज घटने से क्या हो जाएगा, इसकी वोल्टेज घटती चली जाएगी, लेकिन तब पीक करंट तो नहीं आएगा। पीक करंट कब आएगा, शुरुआत में ही। तो शुरुआत में पीक करंट की वैल्यू कितनी बनेगी, तो वो बनेगा हमारा I0, जो इसको उन्होंने कहा है वो V0/R बन जाएगा। V0 कह लो, या अगर इसको E कहेंगे EMF, तो इसको आप E/R भी बोल सकते हो, जो हमारा I आया। तो ये बात हमको सिर्फ शुरुआत की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हमने निकाला। अब देखो दूसरी कहानी, कितना चार्ज R में से पास होकर के जाएगा। एक और तरीका इसका इंटीग्रेशन वाला, अगर उसमें फंस गए आप तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक सिंपल तरीका भी है, कितना जाएगा R में से, जितना कैपेसिटर देगा वो सारा R में से ही जाएगा, और कहाँ जाएगा वो वही तो रास्ता है। तो आप कैपेसिटर का चार्ज निकाल लो कितना बनता है। शुरुआत में कितना था, Q0, थोड़ी देर के बाद किसी टाइम t पर कितना हो जाएगा, ये वाला। और उसने कहा एक टाइम कांस्टेंट के बाद, यानी T की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 τ। T की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे,
टो हो गई है, ये इसका मतलब है एक टाइम कांस्टेंट, यानी टी को टो पुट करोगे तो e की पावर -1 आ गया, यानी ये चार्ज तब है कैपेसिटर पे जब एक टाइम कांस्टेंट गुजर चुका है। तो बाकी कहाँ है, वो गया उसमें से, कितना बना वो Q0 माइनस Q0 बाई ई, यानी सिंपल Q0 कॉमन लिया और आपका आंसर आ जाएगा। और देख Q0 कितना होता है, मैक्सिमम चार्ज कितना था इस पर C इंटू ई, और ई कितना है वहाँ से I0 इंटू आर आ जाएगा और आपका आंसर सीधा बन जाएगा। थोड़ी बहुत हेर फेर थी बस, देखो एक से ज़्यादा स्टेप लगते हैं, मतलब फाइनल आंसर अगर डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहा है तो ही वो कंपटीशन का क्वेश्चन है। अगर आपको फाइनल आंसर भी सीधा नजर आ रहा है फिर वो वेरी इजी कैटेगरी में आता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके जेई मेंस में, एडवांस में तो नहीं मिलेंगे लेकिन जेई मेंस में, नीट में मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन जिसमें आंसर आपको सीधा नजर आ जाता है। तो ये कुछ ऐसा था जिसमें आपको आंसर डायरेक्ट नजर नहीं आएगा, एक दो स्टेप लिखोगे अगला स्टेप फिर दिखता है, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, उस पर दिमाग लगाओ। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन भी हमारे साथ एक तरीके से मजाक ही हुआ है, सिर्फ बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है ये, अगर थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखो तो आपको ये सिंपल नज़र आ जाएगा। ठीक है, बहुत सीधा क्वेश्चन है तो अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो, लेकिन आप उसके लिए आपकी ब्रॉड व्यू होना चाहिए, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। समझ आता हूँ कैसे सोल्व होगा। देखो ये 12 और ये 12 तो साफ दिख रहा है पैरेलल है, और इसी के साथ ये वाला 12 भी पैरेलल है क्योंकि ये सब की कनेक्शन तो एक जैसी हुई है। तो ये 12 ये 12 ये 12 12 पैरेलल में, इसके क्रॉस हमको इक्विवेलेंट बताना है कितना बनेगा। पेन नहीं उठाना, बगैर पेन सोल्व करेंगे इसको भी। तो ये हो गया 12 एक साथ। अब देखो इसकी तार यहाँ से गई 6 और ये ऊपर घूम के 6, कहीं कटा नहीं है, इसका मतलब तो कनेक्शन नहीं है। तो ये 6 और ये 6 सीरीज में आ गए, वो भी कितना बन गया 12। इनका वोल्टेज भी कहाँ जाके जुड़ता है, सेम तार पे। तो कुल मिलाकर के ये चारों 12 पैरेलल में है, 12 12 12 और ये वाला 12 चारों किस में है, पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि सबका वोल्टेज सेम ही तो बन रहा है। अगर आपको वैसे समझ में ना आ रहा हो तो इसका VA करके देख लो, VA यहाँ भी VA यहाँ भी VA, और इसका ऊपर भी क्या हो गया VA, यहाँ से VB सब जगह VB आ जाएगा, यानी कि सबका पोटेंशियल क्या बना, सेम पैरेलल थे, कहानी खत्म। 4 है तो 1/4 हो जाएगा, सीधा इक्वल थे ना सारे के सारे, तो 3 ओम डायरेक्ट आंसर आ गया, करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ तो अगले क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, हमको 3 ओम में से हमको करंट निकालना है। बस थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा ले सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा बस, के बाकी क्वेश्चन ये ज़्यादा सीधा है। 3 ओम में से करंट कैसे निकालेंगे, तो इसकी भी अर्थिंग की गई थी शायद, हाँ यहाँ पे अर्थिंग था, अर्थ किया हुआ था। तो अब हमें क्या करना है, इसको सर्किट को कंप्लीट कर देना है, बस इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दो, एक तार से जोड़ दो, बस कहानी बाकी सेम है। मतलब मेन ये इसी कॉन्सेप्ट पे था कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, कि क्या आपको ये बात पता है कि नहीं कि तार कनेक्शन कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं पता तो आप सोल्व नहीं कर पाते, और पता है फिर ये वेरी इजी में है, क्योंकि 3 और 3 6 हो गए, 6 का 2 के साथ क्या बन जाएगा। देखो स्पीड से कैसे करेंगे, हम वही औरली करना है। मेन स्पीड क्या मतलब क्या है, जो चीज़ लिखोगे टाइम लेगी, बगैर लिखे करोगे तो वो टाइम नहीं लेगी, लेकिन बगैर लिखे तब करना जब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो। नहीं तो ऐसा करने में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो 3 और 3 6 और ये 2 किस में हो गया, पैरेलल में। 6 और 2 का पैरेलल कितना बनेगा भाई, 12/8 यानी 3/2। 3/2 का 2 के साथ सीरीज, 3/2 का 2 के साथ सीरीज, यानी ये बन गया हमारा 3.5, 3.5 यानी 7/2। तो 7/2 हमारी टोटल रेजिस्टेंस है, और ये कितना है 10 वोल्ट। तो 10/7/2 यानी 20/7, तो 20/7 कितना आ गया टोटल करंट जो यहाँ से निकला है। तो 20/7 करंट यहाँ से निकला और यहाँ पहुँचा, 20/7 करंट यहाँ पे पहुँचा है। अब 20/7 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो कहानी आपको बता रखी है कि यहाँ पे कितना जाएगा, उसके लिए ये वाला रजिस्टर ऊपर आएगा 1/, दोनों का सम नीचे, यानी 6 और 2 8, तो 2/8 यानी 1/4 हो गया। तो इसका 1/4 यानी 5/7, खेल खत्म। तो 5/7 एम्पेयर I3। मुश्किल से मेरे ख्याल 20 या 25 सेकंड लगे होंगे, लेकिन इसके लिए ये आज 20 से 25 सेकंड लगे हैं, लेकिन इसके पीछे की बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत लंबी मेहनत है जो आपको अभी करनी पड़ेगी। तो अब अगर आप पहले 6 महीने मेहनत करते हो या 6-7 महीने जो आपके बचे हुए हैं उसमें मेहनत करते हो, तो उस एग्ज़ाम वाले दिन आपको भी उसमें सिर्फ 25 सेकंड ही लगेंगे। लेकिन नहीं तो आपको उस दिन सोल्व करने में से कम 5 मिनट लगेंगे, और आप खुशियाँ मनाओगे सोल्व हो गया। तब तक आपको पता है पड़ोसी 6 कर चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए फ़ायदा नहीं है उस टाइम पे, अभी मेहनत कर लो। ठीक, तो ये था भाई। अभी कुछ और देखता हूँ, मैं कुछ और क्वेश्चन करता हूँ। तो ये देखो कुछ और क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, देखो इनको भी। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें लग सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, पर इतना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा अगर आप सोचोगे। देखो बच्चा क्या होता है कि एक तो फिर इसको लास्ट में अटेम्प्ट करता है, तो कुछ दिक्कतें तो वहाँ आ जाती हैं, और बची कुछ मान लो कोई टॉपिक आपने नहीं कर रखा तो आप उसको देख करके डर के निकल लेते हो। मान लो आपको कन्वर्जन नहीं आती तो आप उसको देखोगे और डर के निकल जाओगे। तो ऐसे केस में क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर आप एक बार हिम्मत करके उसको पढ़ गए तो क्वेश्चन सोल्व जरूर होता है। अब ये सब कुछ उन्होंने खुद कह रखा है कि हमने एक गैल्वेनोमीटर था हमारे पास, उसकी RG रेजिस्टेंस थी,
उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, एक शंट लगानी पड़ी, शंट पैरेलल लगती है, बस ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको, और उसकी रेजिस्टेंस थी R। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के क्रॉस जो हीट डिसिपेट होती है वो होती है 3:4 रेशो में। अब आपको बताना है कि Rg और R का रेशो फिर क्या आएगा, उसकी किस तरह की उसकी वैल्यू आएंगी, वो सब बताना था। अब देखो, अगर आप गए हीट वाले फॉर्मूले से I² RT वाले से, फिर तो आप फंस गए, देखो फिर तो आपको वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर आप जाए दूसरे तरीके से, आप एक और कंडीशन में तो है, दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या रहेगी, सेम, तो क्यों ना हम V² R वाले तरीके से जाएं, और उससे जाओगे तो पहले ही स्टेप में आपका आंसर आएगा, दोनों को काट दो, डायरेक्ट ही बस हमारा आंसर है। ठीक, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखो, तो देख लिया। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक 10 वोल्ट की बैटरी, एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। इसमें देना एक ट्रिक है, तिकड़मबाजियाँ हैं, फिर से अगर आपका दिमाग काम करता है जल्दी कर सकते हो आप। तो 10 वोल्ट की बैटरी, 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 4 ओम की रजिस्टर, 2 ओम की रजिस्टर यहाँ पे, और कुछ कहानी लिखी हुई है, तो वो मेरे को समझ में उस स्टेप में बहुत सारे डॉट वोट बना रखे, की वगैरह छाप रखे उल्टी सीधी सी, मेरे को तो समझ में नहीं आई। तो मैंने तो उसकी कहानी पे फोकस किया, जो उसने बोला था अंग्रेजी में जो लिखा, मैंने उस पर फोकस किया। उसने कहा कि पहले इससे जोड़ा गया मतलब चार्ज किया गया, फिर इसको इससे अटैच कर दिया गया मतलब डिस्चार्ज कर दिया गया। अब सवाल सिर्फ इतना सा है, कितनी 4 ओम के अक्रॉस हीट डिसिपेट होगी। ठीक, तो इस पर ध्यान करते हैं इसको, तो दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो आंसर बड़ी जल्दी हो जाएगा। वो क्या है, तो हीट जो कैपेसिटर में स्टोर्ड है वो सारी डिसिपेट होनी ही है, क्योंकि बैटरी तो चली गई है ना। बैटरी तो एक बार चार्ज किया बैटरी ने इसको, उसके बाद बैटरी का खेल खत्म हुआ, तो जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई है वो सारी की सारी हीट के रूप में फाइनली डिसिपेट तो होती ही है, क्योंकि आखिर में करंट तो जीरो हो ही जाना है, डिस्चार्ज कैपेसिटर में पूरा हो ही जाना है, तो वो तो डिसिपेट पूरी हो ही जाएगी। तो एक तरीका फिर से आपके पास वही है कि आप इंटीग्रेशन यूज़ करो, I/dt वाला फॉर्मूले से अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो उससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन बहुत वक्त के बाद। और क्या तरीका है, और तरीका सोचो, अगर मैं उसी फॉर्मूले से चले I² R वाले पर, थोड़ा दिमाग उसमें लगाएं, तो उसमें ये था करंट तो सेम रहेगा, क्योंकि करंट हीट टोटल जो है वो कितनी है, हाफ CV² से 150 माइक्रोजूल है। इन टोटल हीट जो उस कैपेसिटर के पास है 150 माइक्रोजूल है, यही डिसिपेट होनी है। थोड़ी डिसिपेट करवाएगा 2 वाला, थोड़ी करवाएगा 4 वाला। अब किस रेशो में करवाएंगे, उस रेशो को निकाल लेते हैं। अगर हम I² R वाला लगाएं तो यहाँ पे V² R क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वोल्टेज सेम नहीं है, दोनों सीरीज में है, तो करंट सेम जाएगा दोनों में से। तो I² R यानी जो हीट है वो डायरेक्टली ऑन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, यानी कि 4 ओम वाले में दुगनी हीट डिसिपेट होगी 2 ओम वाले से। तो 2 अगर वहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे 1 होगी, यानी अगर टोटल 3 पार्ट कर दिए जाएँ 150 के, तो 2 पार्ट कहाँ पे डिसिपेट होगा, 4 ओम पे, यानी 150 के 3 पार्ट 50 के हुए, 2 पार्ट यानी 100 माइक्रोजूल। तो 100 माइक्रोजूल कौन डिसिपेट करवाएगा, 4 ओम वाला। डायरेक्ट काट दो, आंसर होगा 0.1 मिलीजूल। खेल खत्म, फालतू सोच रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन। अगर अगला देखो इस पर, हाँ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा इसमें आपको तंग कर सकता है क्वेश्चन, पर इसमें भी अगर आपका दिमाग काम करता है जल्दी आंसर आ जाएगा। क्या है, एक 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, जब भी कभी पॉजिटिव नेगेटिव लिखा मिले इसका मतलब पहले से चार्ज है वो, तो ये चार्ज था, इस पर दिया भी उन्होंने 160 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो 160 माइक्रोकूलम चार्ज करके उसके बाद यहाँ पे अर्थिंग कर रखी है, कोई खास मतलब उसका नहीं है, तो अर्थिंग कर रखी है। उसके बाद यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे 2 2 2 4 ऐसे लगा हुआ है। सवाल आपसे यह है कि 1 ओम के क्रॉस उन्होंने इसका भी नाम R दे रखा है वैसे अलग से, और पूछा तो उन्होंने इसके क्रॉस है, लेकिन क्योंकि सीरीज में तो सब में से सेम जाएगा। करंट बताना कितना जाएगा, कब 16 माइक्रोसेकंड के बाद इनमें से करंट बताना कब कितना जाएगा। देखो ये भी डिस्चार्जिंग होगी, कैपेसिटर पहले चार्ज उसका, उसके बाद क्या हो गया, उसकी डिस्चार्जिंग होगी। तो देखो हमको टाइम कांस्टेंट चाहिए, और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RC। तो RC निकालने के लिए एक R होना चाहिए ना, यहाँ तो 4 R है, 4 5 है, बल्कि 6 है बल्कि। देखो कैसे रिड्यूस करेंगे उसके लिए, देखो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में इस कैपेसिटर के क्रॉस, शुरुआत में देख लो ये 1 1 2 और ये सब पैरेलल में है, ये 4 और ये 8 पैरेलल में है, तो इन दोनों को रिड्यूस कर लेते हैं, ये 1 बन जाएगा। तो इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा, इसको यहाँ, इस ब्रांच को यहाँ पे ले आओ, और ये ऐसे रिड्यूस हो जाएगा कि जैसे हमारे पास इधर, क्योंकि 8 का और 4 का जो पैरेलल बनेगा वो बनेगा 32/12, और सोल्व करोगे उसको तो वो 8/3 आ जाएगा। तो 8/3 बन गया, तो ये रिड्यूस हो गया हमारा ऐसे, जैसे कि एक 8/3 का हमारे पास एक रजिस्टर हो और एक कैपेसिटर हो जो वहाँ पे लगा हुआ है 6 ओम वाला। ठीक है, तो अब देखो ये ऐसा रिड्यूस हो गया। अब तो RC निकाल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट वो निकालो, टाइम कांस्टेंट आपको पता चलेगा 16 माइक्रोकूलम आ रहा है। काटने के बाद RC वैल्यू रखी तो 16 माइक्रोकूलम आ गया हमारा जो इसका टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट मिल गया, वही है जो उसने पूछा है, यानी वो एक टाइम कांस्टेंट के बाद की बात कर रहे हैं कि करंट कितना जाएगा। अब थोड़ा दिमाग इसमें और लगाते हैं, कैपेसिटर करंट निकालेगा लेकिन वो करंट दोनों तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे और बैटरी में नॉर्मल फ़र्क क्या है कि ये करंट चेंज होता रहेगा, बस वो चेंज नहीं होता। जो अगर बैटरी होती तो उतनी तो कहानी डिफरेंट है, बाकी तो सब सेम ही है। तो करंट इसने भी निकालेगा जैसे बैटरी निकालती, वो करंट भी किस रेशो में बढ़ता, 2:1 रेशो में बढ़ता। क्यों, क्योंकि उधर की रेजिस्टेंस हाफ है, वहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो वो भी 2:1 रेशो में बढ़ता है। जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है वहाँ करंट ज़्यादा जाता है।
तो उसने भी 2:1 रेशियो में बटना था, उसके अकॉर्डिंग उस उधर करंट कितना आ जाएगा, अगर इधर आई जाएगा तो उधर 2 आई जाएगा, या टोटल बात करें टोटल करंट का 2/3 हिस्सा उस तरफ जाएगा, तो टोटल करंट जो भी आएगा उसका आई नॉट आएगा तो उसका 2/3 हिस्सा उधर जाएगा, और टोटल करंट कितना आएगा उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, वही जो भी बात की थी हमने, I = I नॉट e⁻t/τ वाला। t क्योंकि एक टो के बराबर ही है तो वैल्यू पुट ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा I नॉट E लिख दिया। तो इस टोटल करंट, ये करंट उस वक्त होगा जब 16 सेकंड गुजर चुके होंगे, 16 माइक्रोसेकंड के बाद की ये बात है। ठीक, बैटरी होती तो किसी भी टाइम की बात होती, लेकिन अभी कैपेसिटर है तो ये 16 माइक्रोसेकंड के बाद की बात है, बस इतना डिफरेंस है दोनों, बाकी कोई चीज़ें सब सेम है, उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक, तो ये बन गया। अब उसका 2/3 पार्ट यानी 2/3 पार्ट करंट हमारा आंसर है, I1 कितना जाएगा 2/3 पार्ट। अब बस I नॉट निकालना, I नॉट कैसे निकालें, तो I नॉट निकालने के लिए वही से चलेंगे, यहाँ पे कितना मैक्सिमम करंट इसमें से जा सकता है। तो पहले तो वोल्टेज पता करते हैं, तो 160 चार्ज है, 6 माइक्रोकूलम उसकी माइक्रोफैरड उसकी कैपेसिटेंस है, तो 160/6 तो वोल्टेज बन गया। उसके बाद रेजिस्टेंस कितनी है 8/3, वो भी रख दिया, काटो पेटो आंसर सीधा है 20/3 था ना इजी। थोड़ा सा दिमाग बस लगाना पड़ता है आपको और उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के हैं, मतलब ये इसलिए अगर आपकी प्रैक्टिस अभी हो गई है तो फिर आपको आसान लगता है। देखो हम करीब करीब ये 49 नंबर पे क्वेश्चन है, तो अगर आप 49 क्वेश्चन कर चुके हो वो भी न्यू पैटर्न के, तो इसका मतलब आप अच्छा खासा चैप्टर कर चुके हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन ईजी लगने अपने आप शुरू हो ही जाएंगे। जब ये कहानी अकेले आएगी तब बात बड़ी होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसको चेक कर लो, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सकता है, इससे एक नई बात सीखने को मिलेगी। यहाँ एक 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है और 3 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे अर्थिंग की हुई है। सवाल आपसे ये है कि अर्थ के थ्रू कितना चार्ज पास करके जाएगा, जैसे ही हम स्विच क्लोज करते हैं, मतलब यहाँ पे स्विच है, उस स्विच को जैसे चालू करते हैं तो कितना चार्ज टोटल आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, यानी कि आखिर तक बता दो, शुरू से आखिर तक कितना चार्ज पास करके जाएगा। ठीक, करते हैं। तो चार्ज को क्या पड़ी है पास होने की वहाँ से, अर्थ से 6 वोल्ट की बैटरी है, ये इसे चार्ज कर देगी। ये चार्ज हो गया तो इसके ऊपर कितना आ गया, जितना भी चार्ज आ गया उसके बाद ये इसको चार्ज और चाहिए ही नहीं, ये अपना पकड़ के बैठा है चार्ज, ये अपना चार्ज पकड़ के बैठा हुआ है, इसको चाहिए नहीं किसी को अर्थ से कुछ ना, उसका चार्ज अर्थ के पास जाएगा क्योंकि उसने तो पकड़ रखा है, उसका इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, दोनों ने आपस में बांध रखा है, वो तो उसके बाद रेस्ट पे आ गया जिसका वोल्टेज के बराबर बन गया। बैटरी अपना चार्ज वैसे ही फ्री में नहीं देती किसी को, तो इसलिए ये, क्योंकि सर्किट तो पूरा हुआ नहीं उसका, तो इसलिए ये भी नहीं दे रही है, ये भी नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, अर्थ में चार्ज कहाँ से जाएगा फिर। तो एक केवल आपसे मजाक किया गया था, असल में वहाँ पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, आंसर आएगा 0। तो उसका कोई चार्ज उस तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि उस तरफ जाने की उसको जरूरत है भी नहीं, कोई सर्किट तो वहाँ से पूरा होता ही नहीं है, तो क्यों जाए वो वहाँ पे। ठीक है, हाँ अगर ये कनेक्शन हो जाता है ऐसे, फिर चार्ज लगातार जाता रहता है, फिर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज जाता है, मतलब किधर से कोई जुड़ जाता है ये, तो फिर अर्थिंग का सर्किट पूरा हो जाता है, फिर बैटरी चार्ज दे देती है इसको बाद में। लेकिन अभी ये तो उधर से भी पूरा नहीं है, तो बैटरी ने भी अपना चार्ज पकड़ रखा है, और कैपेसिटर ने क्यों पकड़ रखा है, इंडक्शन की वजह से, इसलिए टोटल चार्ज क्या हो गया 0। तो कोई चार्ज उधर नहीं जाएगा, तो चार्ज आंसर होगा 0। ठीक है, तो लगता है, उम्मीद है मुझे इसमें कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला ही होगा। तो रोज हम थोड़े बहुत बचे हैं, 2-3 लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो जो आपके पास बुक है, और कोई डाउट हो तो बताते रहना। ठीक, हाँ इसमें एक और है कि भी शायद कुछ बच्चे मुझे डाउट भेजे हो तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उसकी रीज़न है, उसका एक रीज़न ये है कि एक तो देखो व्हाट्सएप में बहुत सारे नंबर हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को डाउट आ जाते हैं, तो उसमें कुछ नंबर नीचे दब जाते हैं, तो मुझे नज़र नहीं आता है। और दूसरी बात ये कि मैं अपने फ़ोन में यूज़ नहीं करता हूँ नेट, तो मेरा फ़ोन में नेट है भी नहीं, ना उसमें व्हाट्सएप है, ना मैं उसमें यूज़ करता हूँ। वो सरकारी फ़ोन है, और सरकारी फ़ोन हो कोई भी देख लेता, तो हो सकता है कि आपका मैसेज वैसेज कोई और देख लेता, उसका मुझे नज़र भी ना आता, वो था कि नहीं था। हाँ, पर मेरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम जिसके भी डाउट आए हैं मैं सॉल्व कर सकूँ, किसी के नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, सॉरी, फिर कभी यहाँ पे कमेंट कर देना, या फिर किसी और तरीके से मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।